चलिए बच्चों, अब हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सितंबर 24 पीवाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको। क्वेश्चन दिखने में तो उतना ही लग रहा है जितना रेगुलर आता है, बट मार्क्स देखिए कितने हैं। मतलब इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन छोटा नहीं किया, मार्क्स छोटे। समझते हैं, देखिए क्या है। मिस्टर एल लेट आउट रेजिडेंशियल हाउस टू मिस्टर एम 50,000 पर मंथ 1 ईयर के लिए। मिस्टर एल ने अपना मकान किराए पर दिया है किसको? एम को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेंट एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय मिस्टर एल। जो मालिक है, ओनर। एल कौन है बेटे? ओनर। लिखा है कि बिजली का बिल ओनर पे करेगा। ठीक है जी। बट एल कुड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू अप टू 5 मंथ्स। ये 5 मंथ है। बट ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप, हो सकता है उसकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन दिक्कत कर रही हो। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंड द नोटिस ऑफ डिसकनेक्शन ऑफ इट इफ इट इज नॉट पेड विद इन फिक्स्ड टाइम। इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपार्टमेंट का नोटिस आया, हफ्ते में बिल पे नहीं किया तो आपका मीटर काट देंगे। चलो, टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टर एम, एम कौन है? किराएदार। कौन है? उसने 50,000 का बिल भर दिया अलोंग विद द पेनल्टी। ठीक है जी, बिल पे हो गया, मीटर बच गया। लेटर ऑन एल रिफ्यूज टू रीएम्बर्स, रीएम्बर्स समझते हैं, वापिस देना। रीएम्बर्स 50,000 एंड आर्ग्यूड दैट ही हैज पेड द बिल वॉलंटरी बिकॉज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। कह रहा है बिल ना आपने खुद भरा है, हमने थोड़ी कहा था। क्योंकि रहते तो आप, वो आपने भर दिया कि चलो हमारी बिजली ना कटे। भरना तो मैंने था, लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको भरने को, आपने अपनी इच्छा से भरा है। Decide with the reference to provision of Indian Contract Act whether Mr. M is entitled to be reimbursed by Mr. L। बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को एक्ट के हिसाब से बताइए, क्या मिस्टर एम जो है पैसे वापस ले सकता है? क्या ये चीजें आपने पढ़ी है? कौन से टॉपिक का पार्ट है ये? है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा है? और क्वासी में कौन सा है? पेमेंट बाय, एग्जैक्टली, पेमेंट बाय एन। याद आ रहा है बेटे? नहीं आ रहा? इसका एक और नाम भी था, पेमेंट मेड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। एग्जैक्टली। अगर देखो, बिल तो आपने ही पे करना था। चलो, मेरा इंटरेस्ट तो है ऑब्वियसली। यार तुम किराया नहीं भरोगे, तुम बिल नहीं भरोगे, मेरा मीटर कट जाएगा, रहना तो मैंने है ना, मैं किराया भी तो दे रहा हूं तुम्हें, मैंने भर दिया। बट आई कैन रीएम्बर्स। तो आप लिखेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, if a payment is made by interested person, that means payment is made on the behalf of person, then such person who is paying that can reimburse from the other person. The provision is given in the quasi contract and में अपना साथ में लिख दीजिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर क्रिएटेड बाय लॉ। उसे कहना आपने खुद भरा, मैंने थोड़ी कहा था। तो आपने कहा ही नहीं, लॉ ने कहा ना मुझे कि भर दीजिए। दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। फिर इफेक्ट करो इन दिस केस की, जो है एल है ना, एल एल लैंडलॉर्ड है, जे ओनर है और जे टेनेंट है, उसने नहीं भरा। हम सारा फैक्ट लिख देंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। जेड भर रहा है बट जे भर रहा है। जे बस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखकर भर रहा है कि मैं आपके बिहाफ पे भर रहा हूं, चाहे आपने मुझे कहा है या नहीं कहा। And as per provision उसको पैसे मिलने चाहिए। Therefore, on the above discussion, we can say that J has the right to reimburse the expense। और इवन इसको ज्यादा बड़ा 3 नंबर का, जितना मैंने ओरली बोला इतना लिख दोगे, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। नंबर में कितना ही बड़ा लिखने की जरूरत है आपको? 3 नंबर में 3 छोटे छोटे पैरा बना लीजिए, पहला प्रोविजन का, दूसरा फैक्ट एनालिसिस का और तीसरा कंक्लूजन। बड़े नाम से लिखिए। मेन क्या, जब भी क्वेश्चन, जैसे अब आपने क्वेश्चन किया, जब भी क्वेश्चन है ना, आपको याद होना चाहिए आना किसका है। जैसे आपको ये पढ़ते क्या याद आ गया, किसका है? क्वासी। दैट इज द मेन पॉइंट। देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ गए ना कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से है, आधा आप जीत गए। प्रॉब्लम क्या है, हमें उस समय याद नहीं आता। और इस बार शायद देखो बच्चों के लिए सरप्राइज था, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे। बट अब आपको तो पता, इससे अब इंस्टीट्यूट एक नंबर के 100 क्वेश्चन तो दे ही देगा अगली बार। इससे छोटा क्या ही करेगा ना, या तो वापस 6-5 के कर देगा या 2-3 के ही रखेगा। तो 15 मिनट का जो टाइम है ना, 15 मिनट का रीडिंग टाइम, एटलीस्ट उसको, उसमें ही आपको आधे क्वेश्चन पता चलने चाहिए कम से कम। वैसे तो सारे भी देख सकते हो कि कौन से चैप्टर से, राइट? नहीं, लिख लेते हैं बच्चे, बट पॉसिबल प्रोहिबिटेड है। सामने देखो, जो आपका क्लास का वो है, जो वो ये लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, आप किसी और को दिखा रहे हो, तो ऐसी एज पर इंस्टीट्यूट तो अलाउड नहीं है। क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शन होता है।
शीट मिलेगी नहीं 15 मिनट तक। शीट तो मिलती, क्वेश्चन शीट मिलेगी तो तुम काम नहीं शुरू कर दोगे। पहले 15 मिनट सारी सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना। हाँ तो खोल नहीं सकते ना अब, बात तो वही है। सील पैक शीट का क्या ही करोगे एक तरीके से। कई बार तो देते नहीं, अब देन चलो उन्होंने पकड़ा, वो अपना टाइम एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स आपको मिलनी भी नहीं चाहिए। चलो आपके टीचर ने पकड़ा दिया क्लास में, एज पर रूल 2 मिनट पहले बटनी शुरू होती। भूल जाओ इन चीजों को। देखो देख रहे ना वहां कुछ कोई पेंसिल से हल्का वो आप समझदार हो यार। कितना लिखते हो उसमें, पूरा क्वेश्चन पेपर भर दो आप। चलो साहिल की क्वेश्चन पेपर तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ था मुझे याद है, इसने एमसीक्यू में भी लगा रखे थे अच्छे से। फिर भी चले whatever। अगला है एम मिस्टर ए ऑफर टू सेल 25 शेयर टू बी एट 1500 पर शेयर। कब देने? 12 फरवरी 2024। ए प्रोमिस बी दैट ही विल कीप द ऑफर ओपन टिल 15 फरवरी, बट ही सोल्ड द शेयर टू सी एट 17, तो विदाउट नॉलेज ऑफ बी मिस्टर बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू ए ऑन 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। वेरी गुड। एडवाइस, क्या मिस्टर बी डैमेज क्लेम कर सकता है? ए ने बी को ऑफर दिया 1500 पर, ऑफर अब ओपन कब तक है? यही है। बी ने कम्युनिकेशन कब दी ए को? फरवरी, बट ड्यूरिंग द मिड टाइम ए ने 13 फरवरी को शेयर बेच दी एट 1700, राइट। ये तो कम्युनिकेशन वाला मुद्दा आ गया, ऑफर एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर कम्युनिकेट कर दिया, उसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की, ऑफर ओपन था या नहीं था। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब जब उसका मैसेज सामने वाले तक, मतलब कि जब वो पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में, 14 को ही तो दे रहा है वो। आप समझिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या 13 तारीख को कम्युनिकेशन आ गया बी की तरफ से? क्या 13 तारीख को कम्युनिकेशन आ गया? क्या ऑफर रिवोक हो सकता है? ये रखिए, डेट 14 से पहले ही होगा। चलो डेट मेरे को लगा 14, 13 है, पता नहीं कैसे लगा। चलो मान लीजिए, देखो लैंग्वेज बता रही है कि बी के बिना सी को भेज दिया है, एंड बी ने अपनी एक्सेप्टेंस जो है 14 को दी है। ये दिख रहा है आपको। रेवोकेशन ऑफर कब तक पॉसिबल है? ऑफर का रेवोकेशन तब तक पॉसिबल है जब तक एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर नहीं आती, जब तक सामने वाले मेरे नाम की चिट्ठी नहीं डाल सकता। अभी तक सामने से हाँ नहीं आई है, एज पर लैंग्वेज अभी तक सामने से हाँ, और मैंने ऑफर जो है रिवोक कर दिया। आपको ऑफर रिवोक कैसे किया आपने उसको बताया थोड़ी है, बट याद कीजिए रेवोकेशन ऑफर कहता है कि बताने से नहीं होता ऑफर खाली। एक होता है बाय नोटिस, एक होता है बाय डूइंग समथिंग जिससे इनकंसिस्टेंसी हो जाए। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आप समझिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आपको ऑफर दे रखा है, आपका भी जवाब नहीं आया ना, और मैंने वो प्रोडक्ट किसी और को भेज दिया, तो क्या रिवोक ऑटोमेटिकली हो गया या नहीं हो गया? तो दिस इज अ प्योर केस ऑफ ऑफर रेवोकेशन, कोई डैमेज नहीं मिलेगा। मैंने आपकी डेट का उल्लंघन किया ही नहीं है। ऑल्दो आपको 15 तक ओपन है, 15 तक फिर सबके लिए ओपन है ना। जब तक देखो आपकी एक्सेप्टेंस से पहले मैं मना कर सकता हूं, तो मैंने मना कर दिया है, दैट इज लीगली करेक्ट। मैं सी को बेच रहा हूं, मैं आपको डैमेज क्लेम, 90% बच्चों ने डैमेज क्लेम किया इस क्वेश्चन के अंदर, तभी सबका गलत है। डैमेज क्लेम क्यों होगा? क्यों? उसने हाँ बोल दी, उसने हाँ बोली थी क्या? डजंट मैटर। आपको 15, भाई ऑफर दुनिया में कितनी बार होता है। आप दुकान में जाओ, सेल का माल खत्म हो जाता है, वहां लिखा नहीं था ऑफर टिल स्टॉक लास्ट, क्या आप केस कर देते हो उनके ऊपर? आपके हाँ से पहले 15 का मतलब कि 15 को ही तुम हाँ बोलोगे। आपके हाँ आने से पहले अगर मैंने सामान बेच दिया तो मेरा ऑफर रिवोक हो गया, आप मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। द प्योर केस ऑफ रेवोकेशन। इंटरेस्ट में 90% बच्चे गलत करके आए, क्योंकि ना सबके दिमाग में पता क्या है, मैं बता भी तो रीजन क्या है कि सर 15 तक जवाब नहीं है। 15 तक जवाब आपने देना है, वो तो कभी भी मना कर सकता है 15 से पहले। कहां स्पेशल ऑफर था? तो सी को भी दिया हो, डी को भी दिया हो, 50 लोगों को दिया हो, हमें कैसे पता? यहाँ पे तो बात ए और बी की हो रही है। और स्पेशल ऑफर का मतलब क्या है? स्पेशल ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। स्पेशल ऑफर की कंडीशन ये है कि एक्सेप्ट खाली वो कर सकता है, मैं तो किसी और को भी दे सकता हूं। ये सी की जगह बी आया थोड़ी है, मैंने बी को बेचा है ना। स्पेशल ऑफर की कंडीशन कहां पर लिखी है? यहाँ पे स्पेशल ऑफर का मुद्दा ही नहीं। यहाँ पे
मुद्दा सिर्फ यह है कि बी के हाँ बोलने से पहले आपने सामान बेच दिया, कि आपसे डैमेज क्लेम, बी क्लेम नहीं कर। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते, मान लो चिट्ठी आ गई, 14 को आ गई, कब आ गई हाँ, और आपने 15 को सी को बेचा, तो आपके ऊपर केस होगा, तो आपके ऊपर केस। बट क्योंकि हमारी लैंग्वेज और हमारी लाइन भी पहले आ रही है कि पहले ही बेच दिया गया है, तो आपने पहले बेचा, दिस इज अ प्योर केस ऑफ रेवोकेशन, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल, तो ये वैलिड माना जाएगा, कोई क्लेम नहीं मिलने वाला, भूल जाओ आप इसको। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, आपकी हाँ का मतलब मेरे से चिट्ठी डाली जाए, और ऑफर मैंने उससे पहले रिवोक कर दिया। आपका ऑफर एक्सेप्टेंस का लास्ट का टॉपिक है रेवोकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन तो अभी कर रही है, ठीक है, डन है बात। थर्ड, मिस्टर ए वाज रनिंग एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज क्या होता है, अनाथ आश्रम, हिज फ्रेंड एस फिलैंथ्रोपिस्ट एग्रीज टू डोनेट 2 लाख, उसने कहा 2 लाख दूंगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जो बड़ी दान दक्षिणा देते हैं, ठीक है, एक चैरिटी वाले एक बच्चे के लिए जो कैंसर से सफरिंग कर रहा है, इमरजेंसी में ए ने 1.5 लाख खर्च कर दिए बच्चे के लिए, अब एस बाद में मना कर गया, एस कहता मैं नहीं देता, क्या उसके ऊपर केस किया जा सकता है? इट्स ए प्योर केस ऑफ चैरिटी, क्या केस है? अब आपको क्या सर, चैरिटी तो कंसीडरेशन के बिना है, बट मेरा एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की एक्सेप्शन में आती है चैरिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इवन इफ द एग्रीमेंट इज विदाउट, देखिए आपने कहा बच्चे का इलाज आप करवाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, आपने कहा बच्चे का इलाज आप कराएंगे, अभी पैसे आपके आए नहीं, तो इमरजेंसी पड़ेगी तो हमने बच्चे के इलाज के लिए खर्च कर दिया, आपने 2 ही लाख बोले थे, हमने तो 1.5 किया, तो आपको देना पड़ेगा, आपको देना। आप कोर्ट में नहीं कह सकते कि देखो ये तो कि ना एग्रीमेंट ही वॉइड है क्योंकि मेरी तो कंसीडरेशन कुछ आ नहीं रही, चैरिटी, गिफ्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये सारे विदाउट कंसीडरेशन में आते हैं और वैलिड माने। अच्छा इस केस में 2 लाख से ऊपर खर्चा किया था, फिर पूरे ना मिलते, फिर 2 ही मिलते, 2 तक की तो जिम्मेवारी आपने ले ली, 2 तक की जिम्मेवारी आपने ले ली, इट इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसेशन बट स्टिल इट इज वैलिड, स्टिल इट इज, है ना बात। अभी तो 1.5 ही लेगा ना खर्चे, देखो वैसे तो 50,000 भी उसको देने ही पड़ेंगे, अल्टीमेटली प्रॉमिस तो पूरा ही कर रखा है, बट अभी मुद्दा 1.5 का है, वैसे तो उसको पूरे 2 ही देने पड़ेंगे क्योंकि 2 का ही एग्रीमेंट हो रखा है आपने, समझ रहे बात को, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने का आपने वादा किया उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा की बात अलग है, कम तो देना ही पड़ेगा ना आपको अल्टीमेटली, तो चैरिटी बट एग्रीमेंट विदाउट कंसेशन स्टिल वैलिड, है ना बात। अगला देखिए, ब्रीच बार बार आता है, जून में भी आया था, यहां भी आ गया, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में अवॉर्ड द कंपनसेशन और डैमेजेस, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांस व्हेन द कोर्ट में अवॉर्ड ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड स्टेट थ्योरी है, एक बार ऑर्डिनरी की बात करें ना, नॉर्मली हर बार होगा, स्पेशल में क्या होगा जब इसका नोटिस होगा स्पेशल, और लिक्विडेटेड काइंड ऑफ पेनल्टी की फॉर्म में अगर पहले डिसाइडेड होगा तो उसमें भी लिख देना, पेनल्टी, पेनल्टी तो प्री फिक्स होती है लिक्विडेटेड डैमेज में, बट हम कोर्ट क्या करता है, डैमेज तो देगा आपको बट मैक्सिमम उतना देगा जितना नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा, मतलब एक एक नंबर में 3 पॉइंट लिखने हैं, ऑर्डिनरी का 2 लाइनें, ऑर्डिनरी का, स्पेशल का और लिक्विडेटेड का, नोटबुक में भी और बुक में भी, स्टेट क्वेश्चन। अगला देखिए, ओहो अगला तो बहुत बढ़िया है, अगेन स्टेट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है विदाउट कंसेशन, नेचुरल ऑफ एक्शन, प्रोमिस, दोनों में 4 कंडीशन है, इनफैक्ट पहला नेचुरल लव में इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड क्लोज रिलेशन, सिंपल। टाइम बार में प्रोमिसर प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोमिसर अब इंटेंड करना चाहिए, प्रोमिसर को पता होना चाहिए, और पास में वॉलंटरी सर्विसेज दी गई थी, 4 कंडीशन है, लिख देना। अच्छा टाइम बार्ड है, सॉरी मैंने वॉलंटरी, टाइम बार्ड में क्या कि आपने उसके लिए कुछ काम किया था, टाइम बार्ड हो चुका है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, बट नाउ ही वांट्स टू कंपनसेट, ही इज विलिंग टू कंपनसेट यू, नाउ ही कैन कंपनसेट, बात खत्म, सिंपल सी बात। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, 3 नंबर का यहां से आया और 3 नंबर का चैरिटी वाला आ गया, 6 नंबर का टॉपिक कहां से आ गया, खाली उससे कंसीडरेशन से, कहां से आ गया, कंसीडरेशन। इंस्टीट्यूट किसी भी एक टॉपिक को ज्यादा अच्छे से देखता है, देखो अगला भी एक क्वेश्चन है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसको क्वासी में भी लेके जा सकते हैं और हमारा उसमें भी जा सकता है, बेलमेंट में भी जा सकता है, देख लेते हैं एक बारी। राघव फाउंड गोल्ड एंड डायमंड स्टडीड रिस्ट वॉच, भाई साहब बढ़िया काम हो गया, तो सोने की
की वो मिल गई, घड़ी मिल गई 1 लाख रुपए की, नहीं इतने की नहीं आती, वैसे गलत लिखा हुआ है। उसने उठाया इसको और अखबार में एडवर्टाइज कर दिया, सुनिए कि ट्रू ओनर घड़ी लेकर जाता है, एविडेंस देके, बिल्कुल बड़ा ही बढ़िया आदमी है, तो कह रहा है अखबार में खबर दे दी, आओ और अपना प्रूफ दिखाओ कि आपकी घड़ी है, ले जाओ, ठीक है जी। आफ्टर वेटिंग फॉर सर्टेन पीरियड ट्रू ओनर नहीं मिला, उसने रिस्ट वॉच अपने बेटे को गिफ्ट दे दी। फ्यू डेज माधव ट्रू ओनर है, वो आ गया, उसने माधव ने नोटिस की उसकी रिस्ट पर, वाह, चलते चलते उसको दिखी एक बच्चे ने घड़ी डाली हुई है, उसने अप्रोच किया और कलेक्ट कर ली, बट महेश ने मना कर दिया, कहता मैं क्यों दूं, मेरे तो पापा ने दिया है ना। इवनिंग में राघव ने माधव को कॉल किया, राघव कौन, जिसको मिला था उसका पापा, और टोल्ड हिम कि मैंने भैया 20,000 रुपए खर्च कर लिए इसके तेरे को ढूंढने के चक्कर में, और अगर तू 20,000 नहीं देगा, खर्चे नहीं देगा, तो जो है मैं तेरे के ऊपर रिकवरी का केस कर दूंगा, और जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक मैं घड़ी अपने पास, तू ठीक बात कह रहा है, ठीक है जी। इवन ही कैन सेल द वॉच फॉर रिकवरी, और मैं बेच भी सकता हूं, कहीं तो सोच रहा हूं मैं बेच दूंगा। एडवाइज वेदर द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ राघव फॉर लॉफुल अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लाइक गिफ्टिंग द वॉच, पहला गिफ्टिंग देना ठीक था, दूसरा माधव को वार्निंग देना कि खर्चे चाहिए सही था, तीसरा पोजेशन को रिटेन करना सही था, और चौथा न्यूज़पेपर रिस्ट वॉच को सेल करना क्या सही था। फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स का प्रोविजन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि आपको गुड्स की टेक केयर करनी है, यू नो, याद है आपको, तीन उसके वो होते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स, टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, नॉट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स विद ओन गुड्स, एंड पेरिशेबल को सेल कर सकता है। फिर जाते हैं हम एजेंसी वाले, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हल्की सी बात करते हैं, बेलमेंट वाली। बेलमेंट में कहता है रिस्टोर कर दीजिए, ओनर मिल गया है, अगर आपको प्रिजर्व करनी है, कुछ करना है, तो उसकी अगर आपने रिकवरी की एक्सपेंसिव की तो आप रिकवर कर सकते हो, और अगर वो एक्सपेंसिव रिकवर नहीं हुआ तो आप राइट ऑफ लियन लगा सकते हो, पोजेशन तब तक अपने पास रख सकते हो, और फिर भी नहीं देते तो आप उसको बेच सकते हो। बेलमेंट में बेली के पास ही अधिकार होता है, तो आप बेली हो ना, अगर मैं किसी के गुड्स को संभाल कर रख रहा हूं, मैं कौन हूं, बेली, आई एम कौन हूं, बेली। तो चारों राइट ठीक है, गलत है। पहला, ट्रू ओनर नहीं मिला, देखो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, उसको मिक्स नहीं करने चाहिए थे, पहली बात तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इस पे आप ऑल्टरनेट आंसर दे सकते हो कि बोल दो, हाँ जी, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात समझ नहीं रहे आप, क्वेश्चन सुन रहे। देखो पहला प्रोविजन कहता है आपको मिक्स नहीं करना, बट घड़ी को मिक्स कैसे किया हमने, एप्रोबेट वो रख सकता है। अब आप दो ऑल्टरनेट देखते हो कि पहले उसने यूज क्यों कर लिया, दूसरा नहीं मिल रहा इसलिए यूज किया ना उसने, तो एक लोग का प्रोविजन कहता है आप यूज करो, इसमें कोई डैमेज थोड़ी है, घड़ी कोई खराब थोड़ी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट तो हो नहीं जाएगी, वैसे भी उतनी है वैसे भी उतनी है, तो आप यूज कर सकते हो। पहले ऑल्टरनेट कहते हो कि नहीं यहाँ, ठीक है। सेकंड, क्या वो लॉफुल एक्सपेंस के लिए क्लेम करता है, बिल्कुल कर सकता है। मैंने आपके लिए अखबार में खबरें दी, 20,000 रुपए खर्च कर दिए ओनर को ढूंढने, तो आप मुझे दोगे, क्या वो खर्चे आने तक घड़ी रख सकता है, बिल्कुल। अगर मैं आपको घड़ी दे दूंगा फिर आप 20,000 दोगे मुझे, पैसे भी नहीं मिलेंगे, एंड लास्ट अगर मेरे एक्सपेंसिव रिकवर नहीं होंगे, क्या मैं बेच सकता हूँ नोटिस देकर। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई थी, वैसे है क्वेश्चन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट में कहा गया अगर बेली को उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो बेली उसको सेल करके अपने एक्सपेंस लेके बाकी पैसे उसको देने पड़ेंगे, याद रखना। मान लो 1 लाख की घड़ी है, बेच दी 80,000 में, 20,000 आपका खर्चा, 60,000 तो आपको लौटाने पड़ेंगे। तो चारों केसेस में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोने राघव अपनी जगह पे करेक्ट है। क्लियर बात, ये थोड़ी कि आप किसी का गुड संभाल के बैठो, इतने महीने आपने रखा, 20,000 का खर्चा किया और वो आदमी बिना पैसे दिए लेकर चला गया, क्या अलाउड है ऐसे, नहीं। ये बेली के अधिकारों में गिवन है, बेली के अधिकारों में गिवन है। डन है क्वेश्चन, यस और नो? हाँ जी, उठड़ का मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर मुद्दा है कि आप, मैंने बोला है आप मुझे एक्सपेंसेस दीजिए, एक्सपेंसेस नहीं दोगे तो मैं सेल करके रिकवर करूँ, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ इस चीज। देखो इसमें ना इंटरेस्टिंग, ए पॉइंट, जो ए पॉइंट है ना, ए और डी में ऑल्टरनेट आंसर आ सकते हैं, लो के दायरे में आप इसको ठीक भी बता सकते हो, गलत जैसे आपने बोला आप गलत भी बता सकते हो। बी और सी तो 100% करेक्ट है, ए और डी में दोनों के ऑल्टरनेट आंसर, आपकी मर्जी आप कौन सा आंसर देना चाहोगे। नहीं आई सी उसमें तो मैंने बताया वही है ऑल्टरनेट। चले अगला कौन सा है, फिर ब्रीच आ गया। वुलन गारमेंट्स लिमिटेड enter into contract with a group of women in July 23 to supply various woolen clothes, सर्दी के कपड़े लिए जा रहे हैं बच्चों, for men, women and kids।
लाइक स्वेटर, मंकी कैप्स, मंकी कैप डाली बचपन में सबने, मफलर, वूलन कोट, ग्लव्स एटसेट्रा. Before the commencement of winter season, the agreement provides that woolen clothes shall be supplied by end of October. अक्टूबर 23 में आने हैं जी. Before starting of winter, जनवरी नवंबर में सर्दी स्टार्ट है, अक्टूबर तक देने पड़ेंगे. ठीक है जी, दे देंगे. However, due to prolonged strike, स्ट्राइक होगी, क्या होगी? स्ट्राइक. Women group could tender the supplies in March. मार्च 24 में दे रहे हैं, जब विंटर सीजन क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट ओवर. Analyzing the solution and answer the following question in light of the provision of Indian contract. पहला, whether the company can reject the total supply, और second, whether company can accept the total. Yes or no? पहला एक ही बात करते हैं, क्या रिजेक्ट कर सकती है? कर सकती. आपने बोला यस, मैंने क्यों नहीं कर सकती? बना दिए कहाँ है? बना दिए तो मेरे पास कहाँ है? हाँ जी, अक्टूबर में देना था आपने, मार्च तक नहीं दिया. चलो रीजन क्या है? स्ट्राइक है, अलग बात है. कोई लंबी स्ट्राइक चल गई, कहीं पर हड़ताल चल रही थी. क्या मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ? यस, आई कैन रिजेक्ट. इसमें इसको ना ऑल्टरनेट उठा सकते हैं. देखो लोगों की खासियत है, आपका प्रोविजन कहता है टाइम अगर असेंशियल एलिमेंट है, टाइम अगर, और टाइम पर पूरा ना होने पर यू कैन. अब सर्दी के कपड़े है नहीं है, इवन सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगा सकता हूं मैं, डिटोरिएशन है ये, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल खराब होगी मेरी. मेरे को बेचने सर्दी में थे ना. अगर टाइम असेंशियल है, अगर आपने क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा टाइम असेंशियल लिखा है, हमने बोला सर्दी के कपड़े अक्टूबर 23 तक चाहिए ही. ये क्वेश्चन है परफॉर्मेंस का. किस टॉपिक का? परफॉर्मेंस का. प्रैक्टिकली ब्रीच का नहीं है, ये परफॉर्मेंस का क्वेश्चन. परफॉर्मेंस में बोला गया अगर टाइम स्टेटेड है, टाइम एसेंशियल है, तो टाइम पर देने पड़ेंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट कर सकते हो. समझ रहे बात को? तो क्या सर्दी के कपड़े अक्टूबर तक देने एसेंशियल थे या नहीं थे? यस कर सकते हैं, तो रिजेक्ट कर सकते हैं. सेकंड, क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? हमारी मर्जी है. अगर प्रोमिसर चाहे तो टाइम, देखो टाइम एसेंशियल एलिमेंट है, ये आप डिसाइड करेंगे ना. आप चाहो तो आफ्टर द टाइम भी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उस केस में डैमेज नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए. मान लो पहले केस में आप रिजेक्ट करोगे, क्या आपने कुछ पैसे एडवांस दे रखे हो, आप वापस मांग सकते हो केस करके. बट जब दूसरे केस में क्या, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कहता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कहता है, एक बार आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए ना, आफ्टर द टाइम, एक आदमी ने गलती की, लेट दिया, आपने लेट होने का डैमेज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने एक्सेप्ट. इवन कंडीशन भी कहता है, कंडीशन को वारंटी बन गई ना अल्टीमेटली. आपने जब गुड्स ले लिए तो ले लिए, लेटर ऑन यू कांट रिफ्यूज. और पहले केस में आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है. पहले वाले केस में आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल का डैमेज भी क्लेम कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो. दूसरे केस में आप अगर एक्सेप्ट कर लिए, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते. सिंपल से. बेटे पहले केस में डैमेज का पूछा नहीं है ना, अगर मांगे तो क्वेश्चन परफॉर्मेंस का ब्रीच करनी है. वैसे अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बताऊं डैमेज में डिटोरेशन मिल सकते हैं. क्वेश्चन नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क, आपस में कंफ्यूजन नहीं रहनी. पहले केस में डैमेज की बात नहीं की, क्वेश्चन आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या आप रिजेक्ट कर सकते हो. क्या आप रिजेक्ट कर सकते हो? यस, यू कैन रिजेक्ट बिकॉज टाइम इज द एसेंशियल एलिमेंट हियर. क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो? एक्सेप्ट कोई भी कभी भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, टाइम को इग्नोर कर सकता. क्लियर है बात? यस और नो? हाँ जी, हाँ परफॉर्मेंस. कोई देखो, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलना चाह रहे हो ना. सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में स्पेसिफिकली बोला गया खाली कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है. स्ट्राइक है, स्ट्राइक नेचुरल कैलेमिटी नहीं है. हमारे कोर्ट ने बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ केसेस में बोला गया ये आपकी पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर हम वॉइड नहीं बोल सकते. देखो वही कहानी है ना, इंटरप्रिटेशन की कहानी है. पेरिशेबल गुड्स होते हैं तो हम स्ट्राइक में उसको कई बार वॉइड मान लेते हैं क्योंकि खराब हो जाएंगे पड़े पड़े. यहाँ पर अक्टूबर से मार्च इज ए वेरी बिग पीरियड. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने उसकी अपॉर्चुनिटी और सेल खराब होती है. ये यहाँ पर वो रिजेक्ट कर सकता है. देखो ये है वूलन गारमेंट्स के ऊपर, वो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए. यही तो बात है, आपकी इंटरप्रिटेशन उनकी इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है ना. यही तो समझे. क्वेश्चन आते पहले समझो, ब्रीच का है, परफॉर्मेंस का है, वॉइड का है, अनलॉफुल का है, इम्पॉसिबिलिटी का. वो तो देखो किस चीज का क्वेश्चन है. क्वेश्चन टाइम का है, एसेंशियल डे आपको अक्टूबर 23 क्यों दिया गया, मार्च 24 क्यों दिया गया. स्पेसिफिकली वो टाइम के ऊपर मुद्दा उठा रहा है. तो मुद्दा उठा रहा है टाइम के ऊपर. आप बात समझिए, टाइम यहां पर एसेंशियल है. तो वॉइड लिखा था पेपर में, गलत लिखा था. लास्ट क्वेश्चन है, क्या थ्रेट टू कमिट सुसाइड क्वेश्चन है? 2 नंबर का. क्यों?
थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोर्बिडन बाय, अच्छा ये आईपीसी एग्जैक्टली, क्या ये पनिशेबल भी है आईपीसी में? क्यों? तो क्यों मरे आदमी को पनिश कैसे करोगे? तो सुसाइड बच गया तो फंस जाएगा। वो क्या है, हमारे लिए पनिशेबल मुद्दा ही नहीं है। हमारा लॉ कहता है एनी एक्ट और थ्रेटनिंग टू एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। 2 नंबर में लिखिए, 2 नंबर में आप करप्शन की डेफिनेशन लिखेंगे एंड तब आप लिखेंगे सुसाइड इज आल्सो फॉरबिडन एज पर द आईपीसी, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज ए करप्शन। इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा, आईपीसी 1860, 1860 नहीं नहीं, आईपीसी का ईयर कौन सा है? 1860 है। 1800 के जमाने का है। एक आईपीसी लगता था, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक सीपीसी सिविल प्रोसीजर। वैसे तो हमारी सरकार आईपीसी आप नया ले आई है, अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई है। नहीं 1930 से लो गुड्स एक्ट, देख लीजिए। क्वेश्चन में बताएं कोई दिक्कत हो तो यहां तक। टॉपिक को करते हैं यहीं पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।